पहले तो मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अग्रवाल जी, नितिन जी, सभी का सहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि अवसर आपने हमें दिया। ये अवसर ऐसा है कि ये सारे जो हमारे सहयोगी सदस्य हैं लोकसभा के, अनुभवी है और खुद काम कर रहे हैं, तो उनके ज्ञान से हम भी थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। आज इतना मंगल दिन है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। उस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। अनुराग जी आपका सुना, बाकी सभी को सुना। हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि हम शहर को रिप्रेजेंट करते हैं और जो गांव को रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए तो बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत सारी योजनाएं भी होती हैं, और शहर में क्या है। और इसलिए मैं शुरू में थोड़ा सा किसानों के बारे में जो बात बताई, मैं सुरेश बाबू जी का, दुग्गल जी का, हमारे विदुड़ी जी का, सभी का सुना, सभी को धन्यवाद भी देता हूँ। अच्छी बात की। मुझे आत्मनिर्भर वाक्य बहुत बड़ा दिल से बहुत अच्छा लगा, उसका स्वागत करता हूँ। अग्रवाल जी आप अगर यूट्यूब पर जाकर, मैंने 2014 में मैं पहले सांसद जब बना तो मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो अभिनंदन प्रस्ताव आता है उसमें जब मैंने भाषण किया था, तो आपने जब प्रस्ताव किया आज, तो मुझे इतना दिल से अच्छा लगता था, अगर ये तो आप तो मेरे मन की बात कर रहे हैं। ये बात ऐसी है कि अगर सक्षम करना है तो मैंने उस वक्त कहा था कि पीएसयू को सक्षम करो। आज भी आप लोगों को ठीक लगे नहीं लगे, लेकिन जो मेरी प्रणाली बताता हूं। और अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सक्षम नहीं होगा तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं मैं, वो कंपटीशन होनी चाहिए। हमने जब एलपीजी एक्सेप्ट किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसी में मार खाया। आज उसी में मार खा रहे हैं। और वो जो टेंडरिंग सिस्टम है, लोएस्ट ऑफ द टेंडर, तो चाइना सब कचरे का माल सस्ते में बेचती है। ना सरकार के किसी कंपनी को अधिकार बनता है कि वो क्वालिटेटिवली बात करे, वो क्वांटिटेटिवली बात करते हैं। और क्वालिटी के ऊपर वो तो कहते हैं हाँ दे रहे उसका, बाद में आप जानते हो खिलौना आता है 6 महीने के अंदर वो खराब हो जाता है। आज हमने पहली बार निर्णय लिया चाइना के इस अनुभव के साथ में, 2 वर्ष पहले हमारे स्वतंत्र हुआ देश, एक मूलभूत जो उसमें फर्क है वो बता देता हूं। सभी ने बताया, लेकिन एक मूलभूत फर्क हमने जब जानते, चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है या डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है। और चाइना जो कुछ कर पाई, वो जो मर्जी आए दबा लेगी और करा लेगी। पसंद तुम्हें है नहीं है। अनुराग शर्मा जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो एमएसएमई है कि करते हैं, अगर चाइना की बात करते तो जाकर देख लो। मैं गया हूं 2 बार, तो वो जो उनकी कार्य पद्धति है, किसी का आवाज आ रही है। अब मैं आता हूं इंडस्ट्री पे आता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं शुरू में, हमने कृषि प्रधान की बात की, किसानों की, उसका स्वागत करता हूं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। लेकिन क्या सही में ये पॉसिबल है? हर जिले में अलग अलग किसान अलग अलग खेती ले। एक तो पहली बात, 85% किसान हमारे 5 एकड़ से कम वाले किसान हैं। और सारी चर्चा में किसी ने भी क्लाइमेट चेंज की बात नहीं की। अब हमने स्वामीनाथन समिति की बात की, किसानों के एमएसपी की बात की। क्लाइमेट चेंज से उसके ऊपर जो असर होता है, समझ लो आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन में किसानों ने अच्छी फसल लाई है, उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात है, अच्छी बात है, स्वागत है। उसको भाव क्या मिलता मार्केट में? आज हमारे महाराष्ट्र में जो डेयरी प्रोडक्ट वाले लोग हैं, दूध के लिए भाव मांग रहे हैं और दूध रास्ते पे फेंक रहे हैं। ये जो किसानों की हालत है, होता क्या है कि किसान इस बार सोयाबीन को अच्छा भाव मिला तो 2 एकड़ लगाई थी उपज के लिए, अगले वर्ष वो 4 एकड़ लगा देता है। और जब उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो भाव मार्केट में गिर जाते हैं। इसलिए भावांतर की योजना, एमएसपी की योजना अगर हो गई तो किसान ज्यादा सुरक्षित होगा। वो जब तक सुरक्षित नहीं होता वो आत्मनिर्भर नहीं होता। और जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होता, प्रभु जी ने बात तो सही कही
जब किसान का होगा तो जिला आत्मनिर्भर होगा, जिला आत्मनिर्भर होगा तो राज्य आत्मनिर्भर होगा, आज तो देश होगा। सभी बातें कब किसान आत्मनिर्भर होगा? जब तक उसे सही भाव नहीं मिलेगा। देखिए किसान, गन्ने के किसान, खेती करने वाले किसानों के बारे में बताता हूं। जब गन्ने के कारखाने जो है शुगर इंडस्ट्री, वो क्या करते हैं, किसानों को रजिस्ट्री करवाते हैं और कहते हैं आपको इतनी एकड़ में गन्ना लगाना है। उससे ज्यादा अगर गन्ना वो लगाते तो उसको खरीदते नहीं, शुगर इंडस्ट्री खरीदती नहीं है। यही बात अगर हम किसानों के बारे में कहें कि भैया तूने 2 एकड़ वही लगा, तुझे दूसरा एक और फसल, हम मार्गदर्शन जो चाहिए सरकार की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से, ये मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है कि ये लगाओ। हमने वो कहा सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की, अब तक नहीं हुआ पूरा सर, मेरे गांव में नहीं हुआ। तो ये सॉइल जो वहां हम देख रहे हैं, इसराइल रेत पे किस खेती कर रहा है और यहाँ अच्छी जमीन होने के बावजूद भी अच्छी खेती नहीं कर रहे हैं। ये मेरा छोटा सी उस पर बात करनी थी, वो मुझे मुद्दे रखने थे। और जब तक ये बात नहीं होती तो सारी चीजें, उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ेगी, दुगना किसानों का उत्पन्न नहीं होगा। तो दुगना किसानों का उत्पन्न करने के लिए सिर्फ उत्पादन क्षमता से नहीं होगा, उस उत्पादन क्षमता को भाव मिलना चाहिए मार्केट में। अगर वो भाव नहीं मिले तो किसान आगे नहीं बढ़ेगा। अब शिक्षा की बात आई, उन्होंने कहा बड़ा होगा बच्चा तो क्या होता है, हर एक को लगता है अपना बच्चा अच्छा पढ़े। अनुराग शर्मा जी कई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होंगे, अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हुए हैं, हो सकता है फॉरेन में पढ़े होंगे। आज हमारे देश में राज्य का एसएससी बोर्ड है, ये नई पॉलिसी आई, अच्छी है, उसमें थोड़े से सुधार की आवश्यकता और भी बता देता हूँ। 5338 कहने के लिए ठीक है, लेकिन ये आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, अभी इंटरनेशनल बोर्ड आ गया है। और इनके सभी के करिकुलम देखियो, आप देख लीजिएगा, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। गांव में पढ़ने वाला लड़का, उसका सिलेबस या उसका करिकुलम, और सीबीएसई में पढ़ने वाला, उसी कक्षा में पढ़ने वाला लड़का, उसका करिकुलम, उसमें फर्क है। और जब जाके वो आगे उच्च शिक्षा लेने की कोशिश करता है तो वो पिछड़ा रह जाता है, क्योंकि उसका सिलेबस नहीं था, उसको बहुत डिफिकल्ट जाता है वो सारी परीक्षाओं को सामना करना। ये 2 चीजें मुझे बतानी थी। अब रही बात, मुझे याद आता है मैं विधायक था, तभी मैंने सोलर सिस्टम की बात की थी। आज सोलर कर रहे, आपको पता नहीं, प्रभु जी चाहिए थे मुझे, उन्होंने कहा था ये वायबल नहीं है, आज है, आज वायबल हो गया। ये जो चीजें होती है ना, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपसे एक और कहूंगा, जब ये सारी बातें करते गए हमें इंडस्ट्री की तरफ है, एग्रोबेस इंडस्ट्री आई सपोर्ट, तभी तो किसानों को राहत मिलेगी। एग्रोबेस इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गई तो उनका प्रोडक्शन का खरीदार उधर ही है, इंडस्ट्री भी आई। सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जाएंगे तो देखना, ये क्लाइमेट चेंज जो हम लोग देख रहे हैं, प्रकृति जितना भी आक्रमण हम प्रकृति के ऊपर कर रहे हैं, प्रकृति बराबर उसको रिप्लाई दे रही है। जब हम मुंबई शहर में देखते हैं ना, समुद्र की लहरें आती है रास्ते पर, तब पता चलता है कचरा कितना फेंकती है रास्ते पर, और लहरें भी कितनी ऊंची आ रही है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आ गए हम जहां हमने, प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी एमएसएमईज की बात की। आपको सर अग्रवाल जी, आपने शुरू में मस्त कहा था, एक मुद्दा एक याद, हमारे पास मेटल इंडस्ट्री है, या समझो तो कॉपर का फिनिश प्रोडक्ट विदाउट एनी ड्यूटी भारत में आएगा। तो चाइना, मलेशिया वहां से आता है, और हमारे एमएसएमई को टैक्स भरना पड़ेगा, ड्यूटी भरनी पड़ेगी रॉ मटेरियल के ऊपर। तो उसका प्रोडक्ट की कॉस्ट तो कैसे होगी? कम। और हम कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस आना चाहिए। हाउ ही विल कॉम्पीट इफ यू आर फ्रॉम एमएसएमई? अनुराग जी, काइंडली लुक इनटू दिस इशू. How he will compete if the raw material is costly? He has to pay the duties on it, and if that raw material comes in India with the duty, the production cost is bound to go higher than the one which is coming directly a finished product from the foreign country. ये छोटे छोटे, आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री, बहुत वो आत्मनिर्भर शब्द ही मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये इसीलिए तो मैंने कहा था PSUs आर आत्मनिर्भर। मुझे आपसे सभी से सवाल है, जनधन योजना किसके माध्यम से आपने पूरी की? प्राइवेट बैंकों से या सरकारी बैंकों से? फसल बीमा योजना किसके माध्यम से कर रहे हो? प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी से? तो वो उनको सशक्त करना है कि मरवाना है, ये तय करो।
ओएनजीसी एक अच्छी कंपनी, उसको हमने गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से मिला दिया जो घाटे में थी। ओएनजीसी का घाटा खाड़ करके डाउन हो गया। ओएनजीसी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ में मिला, मर्ज कर दिया। मुझे नहीं समझ में आया आज तक। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम मर्ज होता मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ओएनजीसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, उसका घाटा हो गया। एमएसएमई को सशक्त करते समय हमने कर्जे की सहूलत बढ़ाई। हमने कहा आपको अभी ज्यादा कर्जा मिलेगा। वो कहते हैं कि कोविड के वजह से हम 4 महीना धंधा नहीं कर पाए, हमें कर्जा लिया हुआ है, उसके ब्याज पे सहूलत दे दो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए। अगर वो ब्याज पे सहूलत उनको 4 महीने के लिए मिल गई ना, तो आगे जाके वो खड़े रहेंगे और कर्जा भी ले लेंगे। पहले कर्जे से डूबे हुए हैं। मैं, आप जानते हो मैं साउथ मुंबई से आता हूँ, मेरे पास बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और छोटे से छोटे एमएसएमई भी है, ट्रेडर्स भी है, और इतने परेशान है इन सारी चीजों से, कोविड से। रोजगार तो जा रहा है लोगों का और गया भी है, और ऐसी स्थिति में इकोनॉमी को ऊपर लाना है। तो इकोनॉमी को ऊपर लाने की कोशिश सरकार करती नहीं है, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन जब होता है, तो मैं आपके पीएचडी जो आपकी जो कॉमर्स जो आपकी एसोसिएशन है, चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसको मैं एक न्योता देता हूं, मेरे लिए मुंबई में आना एक बार। प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ होती है? गांव में। शहरों में क्या करोगे? 100 साल पुरानी इमारतें ढह रही है, लोग मर रहे हैं। लैंड बैंक है सरकार के पास जो एनक्रोच हो गई, उसके ऊपर नेशनलाइज पॉलिसी होनी चाहिए। रेल की सारी जमीन झुकी झोपड़ियां है, हटा भी नहीं सकते हो आप। वहां के कानून अलग है, राज्य का कानून है, उनको सुरक्षित करता है। सरकारी जमीनों पे प्राइवेट बिल्डिंग खड़ी है, वो पुरानी हुई, एनटीसी अनुमति नहीं देती, इंश्योरेंस वाले अनुमति नहीं देते। उनके शहरों के जो विषय है इस तरह के है। तो ये सारी चीजों को देखते समय जब इंडस्ट्री की बात आती है, तो मैं महत्वपूर्ण टेलीकॉम पे बोलूंगा। आपने जब बोला ना, मेरा दर्द बता देता हूं। मैं उस इंडस्ट्री में काम करता था, नौकरदार था सर। 2008 में महानगर टेलीफोन निगम करके जो दिल्ली और मुंबई में सेवा देती है, 3G लाइसेंस का जो घोटाला बिटल है, उस पर मैं नहीं बात करना चाहता हूं। 3G लाइसेंस देने के लिए सरकार ने एक नीति बनाई, और इन दोनों BSNL और MTNL को कहा कि आप उसमें टेंडर नहीं भरेंगे। देखो आप कैसे शुरुआत होती है। अब टेंडर नहीं भरा, और कहा कि जितना हायर टेंडर आएगा उतना आपको भरना होगा। अब आ गया 10,000 करोड़ का टेंडर। अब 10,000 करोड़ में आगने के बाद बोलते हैं 10,000 करोड़ आप भरो। अग्रवाल साहब, आपको मैं बोलता हूं, पूछो, आप सोचिए, ये 10,000 करोड़ भरना है 3G लाइसेंस के लिए, और जो 10,000 करोड़ भरेगा उसको देश भर में 3G लाइसेंस मिलेगा। MTNL दिल्ली मुंबई का सिर्फ कार्यरत है, उसको भी 10,000 करोड़। आप सोचिए, आप तो इंडस्ट्री अनुराग जी है, उसको भी 10,000 करोड़ भरवाने लगाया। जो कंपनी उस वक्त 211 करोड़ रुपए में प्रॉफिट में थी, 10,000 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे? सरकारी मतलब मालिका नहीं थी, सरकार ने कुछ मदद नहीं की। मार्केट में गए 10,000 करोड़ के लिए, 10% ब्याज से पैसा लिया, इंटरेस्ट आ गया 1,000 करोड़। 211 रुपए करोड़ प्रॉफिट था, उसी दिन घाटे में गई। उसके बाद में सरकार ने उसको हाथ नहीं दिया। अब सोचिए, जब लेबर एक्ट की बात करते हो, मैं जानता हूं कुछ जगह तकलीफ है, लेकिन हम लोग आधी अधूरी काम करते हैं। हम लोग वेस्टर्न पश्चिमी राष्ट्रों को अनुकरण करते समय देखते नहीं है सर। आप मद्रास में जाइए, नोकिया कंपनी बंद हुई, 5,000 लोग रास्ते पे आ गए। 35 साल 40 साल की उम्र में कहां नौकरी मिलेगी? और आप क्या पेंशन दोगे? 1,000 रुपया। अमेरिका में मेरे यहाँ के लोग गए, हमारे दोस्त लोग जो वहां हैं, छोटी छोटी नौकरियां कर रहे थे 10 साल के लिए, अब उनको इतनी पेंशन मिलती है, उतने घर बैठे खा रहे हैं हम लोग 10 साल की नौकरी पे। तो आधा मत लीजिए। आपको लेबर एक्ट नहीं चाहिए ना, तो उसके सारी जिंदगी का जिम्मेवारी आप ले लो। लेते हो क्या? मेडिकल का लेते हो, पेंशन का लेते हो, सारी जिम्मेदारी वहां की सरकार लेती है। सबसे बड़ी समस्या जो शुरू में कही गई, हमारी आबादी, उसको एसेट समझना है या लायबिलिटी समझना है? अगर एसेट समझना है तो यूटिलाइजेशन कैसे करना है, और युवा आबादी है तो कैसे यूटिलाइज करोगे। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि ये जो टिक्का टिप्पणी का विषय नहीं, आपने अच्छा प्रस्ताव दिया। खामियां कोई नहीं बताता भाई, इन प्रिंसिपल एवरीथिंग इज गुड, हु डजंट वांट। हमें भी लगता है मेरा बेटा अपने पैर पे खड़ा रहे, नहीं लगता क्या? आपको भी लगता है, सभी को लगता है।
अनुराग शर्मा जी के पिताजी, अब माँ खुश होगी, इस उम्र में मेरा बेटा सांसद बना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बना, खुश होगी ना। लेकिन जो हमारी जो अभी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गई है, क्या सुरक्षितता है उसको बताओ। यही अनुराग जी अपने कंपनी में कल से कहेंगे भैया घाटा है, कोविड के लिए काम नहीं है, तुम कल से काम पे मत आना। उसकी तनख्वाह कौन देगा? उसका परिवार कौन चलाएगा? उसके घर की रोजी रोटी कौन चलाएगा? उसको कौन रोजगार देगा? और कितने लोग जो कहा ना उन्होंने मध्य प्रदेश की बात, जो कि हमारे उसके पहले नौकरी के पीछे पड़ते हैं लोग। क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? तनख्वाह ज्यादा है इसके लिए नहीं है, सुरक्षितता है। देयर इज नो सिक्योरिटी इन अदर जॉब। कॉन्ट्रैक्ट पे 10-10 हजार। एयर इंडिया में जाओ ना सर, आप कभी एयरपोर्ट पे जाइए, उसको पूछिए 20 बरस सर्विस कर रहा है, 10,000 तनख्वाह पे उधर लगा होगा 7-8 हजार पे, अब 10,000 तनख्वाह लेगा 25 बरस के बाद में। हम कंपनी चलाते तो आपका मुनाफा ऐसा ही रहेगा, चलेगा? आप चाहते हो ना मुनाफा अपना ज्यादा बढ़े, तो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़े क्या? इसकी सोच कौन करेगा? और ये सारी चीजों में सरकार जो कदम उठा रही उसकी सराहना करता हूं। ये राजनीतिक बात नहीं है, अच्छी बात है, उसे अच्छी कही नहीं है। लेकिन जो फाइनल एंड रिजल्ट मिलना चाहिए वो एंड रिजल्ट मिलता नहीं है। जैसे मैंने कहा, भावांतर की बात की, शिक्षा की डिस्क्रिमिनेशन की बात की, डिस्क्रिमिनेशन की बात की, लैंड बैंक सरकार की है, आज उसमें सरकार बहुत पैसा खड़ा कर सकती है। इतना आज सरकार के पास पैसा नहीं ना, तो केंद्र सरकार इस जमीन जहां इंक्रोचमेंट हुई पूरी, वो जमीन डेवलप करे। हमारे मुंबई में बंदरगाह है सर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, उसके पास करीबन 900-950 एकड़ जमीन है, कुछ झुग्गी झोपड़ी से भरी हुई है, कुछ पार्ट। वो कहते थे गडकरी साहब डेवलप करना चाहते थे, उनको घर भी मिलता, पूरा वैकेंट लैंड बनता, एक अच्छा, जैसे अनुराग शर्मा जी ने कहा फार्मा हम लोग हब बना रहे हैं, तो यहाँ भी एक अच्छा सेंटर बनता, मार्केटिंग सेंटर बनता। तो बहुत बड़ा समुद्र के तरफ था, नहीं हुआ। हम अभी विपक्ष में नहीं कर पाते। ये चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए, उस पर और रोजगार उपलब्ध होगा। कितनी इंडस्ट्रीज पीएसयूज बंद है, अच्छी प्रॉफिट मेकिंग क्यों बेचना है वो भी तो समझना चाहिए। जो प्रॉफिट मेकिंग है उसको नहीं बेचो, जो नहीं है उसको कुछ सक्षम कैसे कर सकते हो। सर पीएसयू अगर नहीं जिंदा रहा ना तो देख लेना, आज हमारे एमटीएल की जो हालत है ना उसका कारण वो है। अगर सरकार ने अच्छा कदम उठाया, उनको लगी लायबिलिटी है इतने एम्प्लॉयज की, अरे भैया वायर टेक्नोलॉजी थी, और आप कंपेयर किससे करते हैं? वायरलेस टेक्नोलॉजी वाले लोगों से। भैया ये अगर मोबाइल का सिम कार्ड बेचते हैं उसको क्या लगने वाला है? लोग एक मोबाइल की इक्विपमेंट जो बैठी है वहां कुछ टावर्स, बाकी क्या कर्मचारी लगता है। लेकिन आपके घर में अगर लैंडलाइन आती है तो वायर टेक्नोलॉजी है ना, उसको मेंटेनेंस के लोग लगते हैं। अच्छा एक आखिरी बता देता हूं, जैसे मैंने लैंड बैंक की बात की ना, और अभी सरकार के पास मेरी विनती है, मैंने करी थी, सरकार में था तभी भी करी। एक विनती ऐसी है कि देश के पास इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री थी, और आप जानते हो आपके घर में जब लैंडलाइन होती थी तो लैंडलाइन में आप लोग बंगलुरु का इंस्ट्रूमेंट ले लो, अरे हमें बंगलुरु का दे दो, इलाहाबाद का दे दो, वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आता था ना लैंडलाइन का। आज सारी आईटीआई बंद है, और देश के अगर उसके ऊपर ध्यान दे और कहे कि वहां अगर वो हमारे मोबाइल की इंडस्ट्री डाले, हमारे हार्डवेयर की, कंप्यूटर की इंडस्ट्री डाले, और ये जो महानगर टेलीफोन बीएसएनएल है ना, वहां प्रोफेशनल लोग लाए। प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है सर, अभी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों दे दो, ऑटोनॉमी दे दो, देखो वो भी दौड़ेंगे। अगर वो नहीं दौड़ पाए तो फिर दोबारा मोनोपोली आने वाली बात है। तो मोनोपोली अगर नहीं चाहिए, कंपटीशन चाहते हो, तो ये चीजों की मेरी प्रार्थना है, ये प्रार्थना आप सुनिए। और आईटीआई इंडस्ट्रीज की मुंबई से लेकर पूरे भारतवर्ष में बंद पड़ी हुई है, उस जगह का सरकार अगर ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करे, तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, करो, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करो, मोबाइल मैन्युफैक्चर करो, आत्मनिर्भर हो जाओ। हमारा मोबाइल अपने हाथ में लगेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा, इंडियन प्रोड्यूस मोबाइल, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग विच विल हैपन। और मैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने, श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, भगवत गीता ही कही थी ना, तो किस लिए कही थी? एक सुई के अग्र पर एक भूमि नहीं दूंगा, और उससे महाभारत हुआ। तो उसी तरह ये महाभारत को अगर नहीं होना है तो हम सभी को साथ
सभी का विकास की जो बात करते हैं, वो सही में गरीब गरीब रहता है, उसकी अगर रुचि बढ़ी, उसकी आमदनी बढ़ी, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड बनी, तो उससे जैसे बड़ी अच्छी बात नहीं होगी, और उसका बराबर सभी को मतलब फायदा होगा, देश भी आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर होगा। मैं आत्मनिर्भर होने के लिए मेरी सारी शुभकामनाएं, हो सके तो कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूं। आप बुलाओ, तुमने पुकारा, हम चले आए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी, आपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए। ऐसा लगता है कि आपके साथ हमें घंटों और बात करनी चाहिए, तो डेफिनेटली हम दोबारा आपके साथ एक सेशन करेंगे सर इसको लेकर, क्योंकि आपने जो जो पॉइंट रेस किए हैं तो बहुत रिलेवेंट पॉइंट है सर। तो वी विल डेफिनेटली कम बैक टू यू, आपके साथ मिलकर और दोबारा हम इस सेशन को करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।